विनोदपुर गांव में बिमला और शकुंतला नाम की दो बुजुर्ग महिलाएं रहती थीं। उनके अपने अपने खाने के होटल थे। बिमला और शकुंतला बहुत अच्छी दोस्त थीं। कई सालों से वो दोनों विनोदपुर में अपने अपने खाने के व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला रही थीं। दोनों के होटलों का खाना पूरे गांव में एक जैसा ही लोकप्रिय था। उम्र बढ़ती जा रही है बिमला, अब पहले जैसा शरीर नहीं रहा। सुबह से खाना बनाने में इतनी भाग दौड़ थी, जरा भी आराम नहीं कर पाई। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। जिस लड़के को काम में मदद के लिए रखा है वो तो किसी काम का नहीं, जो कहो उसका उल्टा ही करता है। सुबह से खड़े खड़े कमर टूटने लगी है। इन दिनों पैरों में बहुत दर्द रहता है। कैसे काम कर रही हूँ बस मैं ही जानती हूँ। इतना पैसा कमा रही है तू, लेकिन अगर ठीक से डॉक्टर को नहीं दिखा सकती तो सब बेकार है। पैसे की तो कोई कमी नहीं, लेकिन तू खुद देख रही है होटल में कितनी भीड़ भाड़ रहती है। इतनी मेहनत के बीच डॉक्टर के पास जाने का टाइम ही नहीं मिलता। काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन शरीर का ख्याल सबसे जरूरी है। जब शरीर ठीक रहेगा तभी तो काम में मन लगेगा। कल मेरे साथ चल, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। वो तेरे पैरों का ऐसा इलाज करेगा कि दर्द एकदम गायब हो जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर के पास गई तो होटल कौन संभालेगा? 1 घंटे काम से छुट्टी ले ले, कुछ खास नुकसान नहीं होगा। मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगी। कल तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल रही है, यही आखिरी बात है। दोनों अपने होटलों से अच्छी कमाई करके बहुत सुकून से जीवन बिता रही थीं। बिमला का पति पीताम्बर अक्सर बीमार रहता था, इसलिए वो कोई काम नहीं कर पाता था। वो सारा दिन घर पर ही रहता। वहीं उनका इकलौता बेटा प्रणव शर्मीले स्वभाव का था। वो किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। पीताम्बर अक्सर उसे कहता कि कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन प्रणव हमेशा बात टाल जाता। बाबा, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, एक जरूरी काम है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या माँ ने सुबह से तुम्हें कुछ पैसे दिए थे क्या? हाँ, पैसे तो दिए थे, लेकिन मैं वो दे नहीं सकता। वो पैसे मेरी दवाइयों के लिए हैं। अगर वो पैसे मैं तुझे दे दूंगा तो दवा के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे बाबा, लेकिन मुझे भी तो पैसों की जरूरत है। अगर माँ जाते वक्त बता देती तो मैं उन्हीं से ले लेता। अरे मैं बीमार हूँ बेटा, ठीक से चल फिर भी नहीं सकता। मजबूरी में बीवी के पैसों पर जीना पड़ता है, लेकिन तुझे जरा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से पैसे लेते हुए? अरे ओ बाबा, इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो? माँ से ही तो पैसे मांग रहा हूँ ना, कोई पड़ोसी से थोड़ी मांग रहा हूँ। अरे उम्र हो गई है तुम्हारी। देखो, बाहर के लड़के तुम्हारी उम्र में शादी कर चुके हैं, बच्चे पाल रहे हैं, और तुम अब भी बेरोजगार घूम रहे हो। अरे कोई नौकरी नहीं तो कम से कम अपनी माँ के होटल में उसकी मदद तो करो। अरे ओ बाबा, माँ ने ना एक आदमी रखा हुआ है मदद के लिए, और फिर मेरे जाने से क्या फायदा? मुझे कुछ आता थोड़ी है काम करना। अरे उम्र बढ़ रही है, लेकिन अकल अभी भी घुटनों के नीचे है। जरा भी जिम्मेदारी नहीं है तुझमें, समझता नहीं है। अरे हाँ ठीक है बाबा, रहने दो, नहीं चाहिए पैसे, जा रहा हूँ मैं। अरे जब भी प्यार से बात करता हूँ तुम टाल जाते हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में कुछ तरक्की नहीं हो रही है। पीताम्बर ने बहुत समझाया, लेकिन प्रणव एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते हुए घर से निकल गया। गांव का सबसे बेतकल्लुफ और शरारती इंसान था मुरली। खुद कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर गांव के लोगों की बुराई करता फिरता। उसके साथ हमेशा रहता था उसका दोस्त भानु। दोनों ही बेहद आलसी थे, लेकिन सपने ऐसे देखते जैसे आसमान छू लेंगे। क्या कहूँ, तुम्हारे साथ घूम घूम कर मेरा भी पतन होता जा रहा है। पढ़ाई लिखाई तो कुछ हो नहीं रही, माँ बाप दिन भर चिल्लाते रहते हैं। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। अरे साले, कब कहा मैंने तुझसे कि तू पढ़ाई छोड़कर मेरे पीछे पीछे घूम। खुद ही फिसड्डी है पढ़ाई में और मेरे ऊपर दोष डाल देता है।
ये क्यों नहीं कहता कि तुझसे पढ़ा नहीं जाता? सही कहा ना मैंने? बोल 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 बोल। वाह 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 वाह, अब सारी गलती मेरी हो गई। तू ही तो हमेशा कहता है पढ़ाई करके क्या होगा, जूते खा के मरेगा। अरे तुम्हारे इसी ज्ञान से प्रेरणा लेकर पढ़ाई को नमस्ते कर दिया मैंने। ओए साला, ये बता, ये मैंने इतनी अनमोल बात कब कही? क्या बात कर रहा है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। ओह, इस बात का कोई ना कोई गहरा मतलब होगा। वैसे बात भी सही है, पढ़ाई करके क्या ही मिलेगा, एक मामूली सी क्लर्क की नौकरी। लेकिन साले ये सोच, हम इतने कम में संतुष्ट होंगे क्या? नहीं होंगे, हम तो करेंगे बिजनेस। 3 साल से यही बोल रहे हो बिजनेस करेंगे, लेकिन किस चीज का बिजनेस करेंगे ये तक तो पता नहीं है तुम्हें। ए बाबू, जरा मेरी बातें सुन, इधर आ। इस बार ना मेरे दिमाग में बहुत धांसू आइडिया है। बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि हमें करना चाहिए सोने का बिजनेस। क्या बात कर रहा है? हम रात भर यूं भी सोते हैं, अब दिन में भी सोना पड़ेगा। इसीलिए तेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, गधे कहीं के। दिमाग को साइड में कर, मेरी बात सीधा सुन। सोना मतलब वो वाला सोना, सुनार की दुकान में जो मिलता है। सोने का बिजनेस करेंगे। धत तेरे की, एक पीतल की थाली खरीदने तक के पैसे तो है नहीं, और तुम सोने का व्यापार करने का सपना देख रहे हो। इसे कहते हैं फटा कुर्ता, लेकिन दिल में लाखों का सामान। साले, तुझे लग रहा है कि तू मेरी बेइज्जती कर रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, मेरी बातों का अंदाज ही ऐसा है। मैं कुछ भी कहूँ वो बेइज्जती जैसा ही लगता है। असल में तो मैं तारीफ कर रहा था। वाह 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 वाह, क्या तारीफ की है। सुन, अगर सोने का व्यापार नहीं हो पाया तो मछली का व्यापार करेंगे, लेकिन व्यापार करेंगे जरूर। तुम बैठो और सपने देखते रहो, और जब बिजनेस तुम्हारा बन जाए तो फिर मुझको चाय पिलाना। अभी के चाय के पैसे तो मुझे ही देने पड़ेंगे। शकुंतला की बेटी का नाम था आस्था। आस्था एक सीधी सादी लड़की थी और उसकी अच्छी दोस्ती थी मुरली की छोटी बहन शारदा से। आस्था और शारदा एक साथ पढ़ाई करती थीं और इस वजह से उनके बीच दोस्ती गहरी हो गई थी। हालांकि शारदा से उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन आस्था को शारदा का भाई मुरली बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तेरे भैया को कल देखा मास्टर जी के घर से लौटते वक्त फिर से मोहल्ले के किसी लड़के से लड़ाई कर रहा था। मत पूछ, मम्मी पापा दोनों ही उसे लेकर बहुत परेशान रहते हैं। ना ढंग से पढ़ाई पूरी की, ना कोई काम करता है, बस दिन भर इधर उधर घूमता रहता है और गुंडागर्दी करता है। अक्सर रास्ते में मुझे देखता है तो आवाज देता है, लेकिन मैं कभी पलटकर भी नहीं देखती। तुझे बुरा लग सकता है, लेकिन तेरे भाई से मुझे सख्त नफरत है। वो जानता है कि तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और तेरा उसे पसंद ना करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। पूरे गांव में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। इतने अच्छे घर का लड़का है, लेकिन दिन भर आवारा घूमे और मारपीट करे तो कौन पसंद करेगा। इस सब के पीछे तेरे मम्मी पापा का ही हाथ है। माँ बाप अगर सही समय पर सही सख्ती ना करें तो बच्चे ऐसे ही बिगड़ जाते हैं। पहला बच्चा था ना, इसलिए हर जिद पूरी की गई। जो भी कहा मम्मी पापा ने मान लिया, लेकिन अब दोनों ही पछता रहे हैं अपने किए पर। बुरा मत मानना, लेकिन जैसे जैसे तेरे भैया का आतंक गांव में बढ़ता जा रहा है, वो दिन भी दूर नहीं जब वो किसी की जान लेने से भी नहीं डरेगा। भगवान से दुआ करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। जब भी उससे भविष्य की बात करो, बस यही कहता है कि व्यापार करेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें कोई बदलाव नहीं आता। आस्था की बातों से शारदा थोड़ी आहत होती है, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं होने देती और अपने भाई मुरली के लिए अफसोस करने लगती है। 60 की उम्र पार करने के बाद भी काम करते रहना और अपने बेटे प्रणव को कभी काम करने या खुद कमाने के लिए प्रेरित ना करने के कारण अक्सर पीतांबर और बिमला के बीच झगड़े होते रहते। पूरे दिन काम का इतना बोझ रहता है, होटल में खड़े खड़े अब तो शरीर का एक एक हिस्सा दर्द करने लगता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी उम्र हो चुकी है,
अब तुम्हें घर पर रहकर आराम करना चाहिए। कितनी बार कहा है कि प्रणव से बात करके होटल की जिम्मेदारी उसे सौंप दो। तुम्हारा बेटा किसी से बात तक नहीं कर पाता, वो होटल क्या संभालेगा? फिर मेरी सालों की मेहनत से बनाई ये दुकान डूब जाएगी। अरे तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से ही लड़का ऐसा बिगड़ गया है, तुमने उसे कभी डांटा ही नहीं। दिन भर काम करके थक गई हूँ, अब कृपया ज्ञान मत दो। अगर इतना ही डांटने का शौक है तो जाओ, खुद जाकर डांटो अपने बेटे को। अरे अब मैं क्या डांटूं? उसे कुछ समझाने जाओ तो घर के बाहर चला जाता है, बात ही नहीं सुनता है। क्या कहूँ। गांव के और लड़के लड़कियां कितनी जिम्मेदारी से अपने घर परिवार को संभाल रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं। पता नहीं हमने क्या गलती की कि हमारा बेटा ऐसा निकला। कोलकाता शहर का एक प्रसिद्ध व्यक्ति बिनोदपुर गांव आता है। बिनोदपुर में शकुंतला और बिमला के स्वादिष्ट पकवानों की तारीफ सुनकर वो उनसे मिलने आता है। बिनोदपुर उसके लिए एक अजनबी जगह थी, लेकिन वहाँ आते ही उसकी मुलाकात प्रणव से होती है। सारी बात जानने के बाद प्रणव उसे अपना परिचय देता है। अरे वाह 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 वाह, आप इतनी दूर से हमारे गांव आए हैं, यही तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिन दो महिलाओं की आप तलाश कर रहे हैं, उनमें से एक है विमला देवी, मेरी माँ। ओह, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या बात है, क्या बात है। गांव में सबसे पहले मिलन आपसे ही हो गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो न जाने हमको कहां कहां भटकना पड़ता। अगर मुझसे ना मिलते तो कोई नुकसान नहीं होता। अरे इस गांव में लगभग सभी लोग मेरी माँ को जानते हैं। आप किसी से भी मेरी माँ के बारे में पूछते, वो आपको हाथ पकड़ के मेरी माँ के पास पहुंचा के जाते। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सब सुन के हैरान हो जाओगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी माँ के हाथ के खाने की तारीफ अब सिर्फ विनोदपुर में ही नहीं, गांव के बाहर भी हो रही है। इसीलिए मैं कोलकाता से यहाँ पे आया हूँ। अरे वाह, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मेरी माँ और शकुंतला काकी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कोलकाता में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। वहाँ कुकिंग के लिए मुझे एक अनुभवी रसोइया चाहिए। और जितनी तारीफ हमने आपके माँ और शकुंतला देवी की सुनी है ना, उसके बाद मैंने तय किया कि इन दोनों में से कोई एक मेरी होटल की रसोइया होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ आपकी ये बात मानेंगी। वो क्या है कि वो सालों से इस गांव में होटल चला रही हैं और उन्हें छोड़कर कहीं और जाने की कोई जरूरत या इच्छा तो नहीं है। और प्रणव बाबू, अगर आपकी माँ मेरे होटल में काम करेगी ना, तो मैं उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा। सोमनाथ के मुंह से इतनी बड़ी रकम की पेशकश सुनकर प्रणव बहुत उत्साहित हो जाता है और वो सोमनाथ को शकुंतला और बिमला के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। बिमला के साथ मुरली की बहन शारदा का अच्छा संबंध था। शारदा अक्सर बिमला के होटल में खाना खाने जाती थी और गांव के बाकी लोगों की तरह बिमला मुरली की सारी शिकायतें शारदा से करती थी। कैसी हो काकी माँ, आज परीक्षा खत्म हुई तो सीधे कॉलेज से तुम्हारे होटल आ गई बिरयानी खाने। मैं भी तो कब से तुझे ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ आज तू खुद यहाँ आ गई। जरूर मेरे भाई ने फिर कोई नई शरारत की है ना? शरारत? अगर मुझे वो हाथ लगे तो उसकी गर्दन मरोड़ दूं। 5-6 लड़कों को लेकर आता है, जी भर कर खाता है और फिर कहता है हिसाब में लिख लो। तुम होटल की मालिक हो, उसे मना क्यों नहीं करती? मुफ्त में खाना क्यों खिलाती हो? तेरा भाई तो शैतान है। जब मैं होटल से घर आराम करने जाती हूँ तभी वो आता है और फ्री में खा पी कर चला जाता है। जिस लड़के को होटल देखने के लिए रखा है वो तो पूरा मूर्ख है। मैं मना करके जाती हूँ, फिर भी मुरली उसे बहका देता है और खाना खा लेता है। मैं सच में अब अपने भाई से तंग आ गई हूँ। जहाँ भी जाती हूँ लोग उसी की शिकायत करते हैं। तुम दोनों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम भाई बहन हो। तू इतनी सीधी सादी और वो एकदम बदमाश। रहने दो काकी माँ,
आखिर वो मेरा भाई है। उसके बारे में कुछ बुरा सुनकर दुख होता है। तुम बस बताओ कि उसने कुल कितना उधार खा लिया है, मैं सब चुका दूंगी। भाई के लिए ममता जाग उठी है। वो क्या इन बातों की कद्र करता है? तुझे कुछ देने की जरूरत नहीं, तू जाकर बैठ, मैं तेरी बिरयानी लेकर आती हूँ। बिमला के स्नेह और ममता की वजह से शारदा उसे अपनी माँ जैसा मानती थी और बिमला भी शारदा की वजह से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाती। प्रणव ने पीताम्बर को सोमनाथ के प्रस्ताव की जानकारी दी। जहाँ पीताम्बर को खुश होना चाहिए था, वहाँ वो गुस्सा हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी गांव छोड़कर शहर में जाकर काम करे। अरे जो चल रहा है वही ठीक है। हम आराम से खा पी रहे हैं, कमा रहे हैं, फिर शहर जाके पैसे कमाने की क्या जरूरत है? अरे पिताजी, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबको तो है ना। ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है। माँ अगर महीने की 1 लाख रुपए कमाए तो हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी। यहाँ रहकर हम व्यापार से महीने में बड़ी मुश्किल से 50,000 भी नहीं कमा पाते, फिर खर्चा पर्चा ये वो सब कुछ, बहुत सारी चीज। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इस उम्र में तुम्हारी माँ 1 लाख रुपए की नौकरी करेगी? अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम चले जाओ ना। तुम्हारे काम करने की उम्र में माँ से काम करा रहे हो। अरे तुम जाकर काम करो। अरे मैं कैसे काम करूंगा पापा? मुझे थोड़े ना खाना बनाना आता है। अगर आता होता तो मैं कर लेता। अरे जाओ, तुम रसोइये का काम करोगे? किसी अच्छे दफ्तर में छोटी नौकरी तो ढूंढ ना पा रहे, रसोइये बनोगे 1 लाख रुपए की सैलरी में, बड़े आए। अरे तो पिताजी, मैं मेरी बात कर ही नहीं रहा। मेरी बात छोड़िए ना। मेरा मानना है कि माँ से एक बार बात करनी चाहिए। आज सोमनाथ बाबू मिलने आए थे, लेकिन माँ होटल में नहीं थी। हाँ, अच्छा हुआ कि वो होटल में नहीं थी। मैं कह रहा हूँ प्रणव, तुम बिमला को सोमनाथ के प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं बताओगे? हाँ। अरे लेकिन पिताजी, थोड़ा सोचिए तो सही। अगर माँ चली जाती है तो हम सबका भला होगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं अपनी पत्नी को इस उम्र में इतनी दूर नहीं भेजूंगा। हाँ, मैं तो माँ को जरूर बताऊंगा और उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी भी करूंगा। हाँ, 1 लाख रुपए की बात है भाई। एक दिन मुरली बाजार में सब्जी चुराते पकड़ा गया। लोग उसे मारने लगे। तभी शकुंतला बाजार में खरीदारी करने आई थी। उसने लोगों से मुरली को बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद काकी माँ। अगर आप समय पर ना आती तो शायद लोग मुझे जान से ही मार देते। तुम्हें मार ही देना चाहिए था, तभी गांव को चैन मिलता। अब तो पछता रही हूँ कि तुम्हें बचाया क्यों। काकी माँ, आपने मुझे बचाया, इसके लिए आभार। पर इतना भाषण देने की क्या जरूरत है? तुम्हें बचाना ही मेरी गलती थी। तुम तो गली के कुत्तों की तरह मार खाने लायक हो, पूरे गांव के लिए कलंक हो। ओहो, अब आप मजाक मजाक में हद पार कर रही हैं। अरे जरा सोच समझ कर बोलिए। क्यों कुत्ता कहा तो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची? तुमसे अच्छी तो एक कुत्ते की जिंदगी है। काकी माँ, अब आप मुझे ना अपमानित कर रही हैं। आप बुजुर्ग हैं, इसीलिए इज्जत से बोल रहा हूँ। आप तो एकदम लाग लपेट में दिए जा रही हैं। क्या करोगे? मारोगे मुझे? कोई बात नहीं। तुम जैसे बिगड़े लड़के से और क्या उम्मीद की जा सकती है? दया आती है तुम्हारे माता पिता पर। आज जो आपने अपमान किया है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। आज नहीं तो कल ऐसा लूंगा कि आपको भी अफसोस होगा, देख लेना। हाँ। तुम्हारी धमकियों से गांव के भोले लोग डर सकते हैं, मैं नहीं, बदमाश कहीं का। शकुंतला की बातों से मुरली बुरी तरह क्रोधित हो गया और बदला लेने की कसम खा ली। प्रणव एक बार फिर सोमनाथ से मिला। सोमनाथ ने आग्रह किया कि वो उसे शकुंतला और बिमला से मिलवाए, लेकिन पहली बार की तरह इस बार भी प्रणव टाल मटोल करता रहा। हाँ, तो 2 दिन हो गए बाबू। आपने वादा किया था कि आप हमको अपनी माँ और शकुंतला देवी से मिलवाएंगे, लेकिन अब तक आपने मिलवाया ही नहीं। अब आप इतनी बेचैनी क्यों दिखा रहे हैं? आप तो जानते हैं दोनों कितने व्यस्त रहते हैं। मैं चाहकर भी मुलाकात नहीं करा पा रहा। ओहो, बेचैनी कैसे ना दिखाऊं?
मैं शहर से मिलने आया हूँ। शहर में मेरे बहुत से काम रुके हुए हैं। एक को रसोइये के रूप में नियुक्त कर मैं लौट आया। आप बेवजह मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं मिलवा सकते तो बताइए ना। अब जब आप इतने ही ज्यादा इच्छुक हैं, तो मैं वादा करता हूं कि कल शाम को मैं आपको दोनों से मिलवा दूंगा। हाँ, अगर कल भी आपने कोई बहाना बनाया तो मैं खुद ही जाकर उनसे मिल लूंगा। प्रणव चाहता था कि उसकी माँ बिमला ही सोमनाथ के होटल की रसोइया बने, लेकिन सोमनाथ ने स्पष्ट कह दिया था कि जिसकी भी रसोई उसे पसंद आएगी उसी को वो नियुक्त करेगा। पीताम्बर के बार बार मना करने के बावजूद प्रणव बिमला और शकुंतला दोनों को ही सोमनाथ के प्रस्ताव के बारे में बता देता है। 1 लाख रुपए महीने की सैलरी सुनकर बिमला और शकुंतला दोनों ही सोमनाथ के होटल में रसोइया बनने के लिए उत्साहित हो उठती हैं। अपना होटल हो तो पूरे दिन हर काम खुद ही करना पड़ता है, सब कुछ अपने हाथ से संभालना पड़ता है और हर महीने के अंत में बस थोड़े से पैसे मिलते हैं। अगर शहर जाकर 1 लाख रुपए महीना कमाने को मिले तो इसमें क्या बुरा है। सही कह रही हो, मुझे तो ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। प्रणव, तुम सोमनाथ बाबू से कहो कि हम उनके प्रस्ताव के लिए तैयार हैं। उनसे कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब ठीक है, तो मैं आज ही उनसे जाकर बात करता हूँ। अरे वो तो कब से तुम दोनों से मिलना चाहते थे, लेकिन माँ काकी, एक छोटी सी परेशानी है। अब क्या परेशानी? वो तुम दोनों को एक साथ रसोइये की नौकरी नहीं दे सकता। तुम दोनों में से किसी एक को ही चुना जाएगा। ये क्या बात हुई? मुझे तो लगा था कि वो हम दोनों को नौकरी देना चाहते हैं। हम दोनों सहेलियां साथ में शहर जाकर काम करेंगी। अब सोमनाथ बाबू तुम दोनों के बनाए हुए खाने को चखेंगे और जिसका खाना ज्यादा अच्छा या ज्यादा पसंद आएगा उसी को वो कोलकाता ले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक शहर जाकर बढ़िया सैलरी वाली नौकरी करेगी और दूसरी गांव में रहकर कम पैसों में छोटा मोटा होटल चलाएगी। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे क्यों नहीं हो सकता माँ, सोच कर देखो। तुम्हारे होटल में 2-3 महीने में भी 1 लाख रुपए की कमाई नहीं होती है और वहाँ 1 महीने में इतनी कमाई हो सकती है। हाँ, दोनों को ही प्रस्ताव अच्छा लग रहा था, लेकिन एक दूसरे को छोड़कर इतनी दूर शहर जाने का विचार उन्हें परेशान कर रहा था। उनके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। शकुंतला और बिमला समझ नहीं पा रही थीं कि सोमनाथ का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए या नहीं। उसी समय मुरली के कानों में ये बात पड़ती है और वो एक योजना बनाता है जिससे बिमला और शकुंतला के बीच झगड़ा लग जाए और वो शकुंतला से अपने पुराने अपमान का बदला ले सके। अरे तू है कहाँ आजकल? तुझे मैं कब से ढूंढ रही थी। आजकल मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ काकी, इसीलिए आना जाना कम हो गया है। पर ये बताओ, आप मुझको काहे ढूंढ रही हो? क्या बात है? हर बार अपने दोस्तों को लेकर छुप छुप कर बिरयानी, दही, पुलाव, मांस खाकर चला जाता है, पर एक पैसा भी नहीं देता। क्या चल रहा है तेरे साथ? मैंने कहा था ना, सब हिसाब में लिख लो, जब पैसे मिलेंगे तब सब चुका दूंगा। मैं कहीं भाग थोड़ी ना रहा हूँ। छोड़, अब उस पैसे की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी नौकरी लगने वाली है शहर में। प्रणव की पहचान से कोलकाता के एक आदमी का प्रस्ताव आया है। हम दोनों सहेलियां, मैं और शकुंतला, दोनों ही चाहती हैं कि जाएं, पर वो आदमी बस एक को ही नौकरी देगा। हाँ, तो फिर देर किस बात की? आप ही चले जाइए, बढ़िया जीवन मिलेगा। लेकिन शकुंतला मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। अगर मैं चली गई और ज्यादा पैसे कमाने लगी तो उसका मन टूट जाएगा। काकी, आप अब तक लोगों को पहचानना नहीं सीख पाई। जिसे आप अपनी सबसे प्यारी दोस्त समझती हैं, वो तो आपको जलन से देखती है। ऐसी बेहूदी बात मत कर। शकुंतला को मैं 20 साल से जानती हूँ। वो मेरी बहन जैसी है।
बिमला मुरली की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुरली बहुत चालाकी से शकुंतला के बारे में झूठी बातें फैलाता है। वो इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि धीरे धीरे बिमला उसे सच मानने लगती है और शकुंतला के प्रति उसके मन में गुस्सा भरने लगता है। सोमनाथ के प्रस्ताव की बात सुनकर आस्था चौंक जाती है। वो शकुंतला से आग्रह करने लगती है कि वो ये प्रस्ताव स्वीकार करे और कोलकाता जाकर रसोइये की नौकरी करे। इतना सोचने की क्या बात है माँ, मुझे तो ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। अगर मैं आपकी जगह होती तो बिना सोचे समझे हाँ कर देती। लेकिन अगर किसी तरह मैं जीत गई और नौकरी मिल गई तो बिमला अकेली रह जाएगी। हर समय दोस्ती के बारे में सोचने से नहीं चलता माँ। इतने साल गांव में होटल चलाकर आपने क्या कमाया है, इस बार कितने पैसे कमा पाई? सच्ची दोस्ती वही होती है जहाँ अपने स्वार्थ को भी त्याग दिया जाता है। बिमला मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हमने साथ में जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन माँ, अगर तुम्हारी रसोई सोमनाथ बाबू को पसंद आ गई और नौकरी मिल गई तो हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि अच्छे पैसे कमाऊं ताकि तुम्हें एक बेहतर जीवन दे सकूं, लेकिन इसके लिए मैं अपनी दोस्त का दिल नहीं दुखा सकती। इतना बड़ा मौका मिलने के बाद भी सिर्फ दोस्ती की वजह से उसे छोड़ देना, सच में तुम लोग कितने अजीब हो। आजकल लोग एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने से नहीं हिचकिचाते, लेकिन हमारे जमाने में जिसे दोस्त मान लिया उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। लेकिन माँ, दोस्ती निभाने के चक्कर में आप जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह गईं। अब जिंदगी में क्या किया या नहीं किया उस पर लौटकर सोचने का वक्त नहीं है। जितने दिन जी रही हूँ अपने गांव में, अपने लोगों के बीच जीना चाहती हूँ। काफी समझाने के बावजूद शकुंतला किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं होती। सिर्फ दोस्ती के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे देती है। एक ओर शकुंतला बिमला की दोस्ती के लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार थी और दूसरी ओर बिमला मुरली की कही हर बात को सच मानकर शकुंतला को लेकर गलत फहमी पाल बैठी थी। आज 2 बार तेरे होटल गई, एक बार भी तुझसे मुलाकात नहीं हुई। कहाँ थी तू? मुझे और भी काम होते हैं। सारा दिन तेरे साथ गप्पे मारने के लिए तो बैठी नहीं हूँ। तू ऐसे क्यों बात कर रही है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुझसे थोड़ी बात करनी थी। जो कहना है जल्दी कह, मुझे देर हो रही है, घर भी जाना है। मैं कह रही थी, सोमनाथ बाबू का जो प्रस्ताव है, मुझे नहीं लगता हमें उसे मानना चाहिए। इतने सालों से हम इस गांव में मिलकर सफलतापूर्वक होटल चला रहे हैं। अब अपना होटल छोड़कर शहर जाकर क्या मिलेगा? मुरली ने सही ही कहा था। शकुंतला नहीं चाहती कि मैं जिंदगी में तरक्की करूं, तभी तो मुझे रोकना चाहती है। कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या सोच रही है? सब कुछ क्या तेरे ही मन मुताबिक होगा? अगर तुझे कोलकाता नहीं जाना तो मत जा। मैं तो सोमनाथ बाबू के होटल में काम करूंगी बतौर रसोइया। इतने सालों से हम साथ हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है, और अब तू कह रही है कि तू कोलकाता चली जाएगी। अगर तू अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती तो मत बढ़, लेकिन मैं तेरे जैसे पीछे नहीं रह सकती। मुझे अपने परिवार के लिए ये करना ही होगा। और जब तू चली जाएगी तब मैं जो यहाँ अकेली रह जाऊंगी, उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा तूने? अपने परिवार की भलाई के लिए मैं 1000 दोस्तों को छोड़ सकती हूँ। सिर्फ तेरे लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, और तू मुझे ऐसे बोल सकती है? ठीक है, अब तू सोमनाथ बाबू का प्रस्ताव मानना चाहती है तो वैसा ही होगा। मुरली की चालों की वजह से बिमला और शकुंतला की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दोनों ने सोमनाथ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनके बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई।
सोमनाथ ने दोनों से सरसों वाली इलिश मछली की डिश बनाने को कहा। जिस दोस्ती के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, अब जब तू मुझे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है तो मुझे भी इस जंग में कूदना पड़ेगा। जिसे मैंने जीवन भर अपनी बहन समझा, वही आज मुझसे प्रतियोगिता कर रही है। अगर वो मेरी परवाह नहीं कर रही तो मैं भी क्यों करूं? आज मुझे ही जीतना होगा, मुझे ही उसे हराना होगा। आप दोनों को चाहे जितना समय चाहिए उतना लो, लेकिन खाना ऐसा होना चाहिए कि मुंह में डालते ही लगे कि हा अमृत खा लिया है। हाँ, जो जहर मैंने विमला काकी के मन में डाला है, लगता है आज वही जीतेंगी और बुढ़िया शकुंतला काकी हार कर रोएगी। बिमला और शकुंतला दोनों व्यंजन बनाने में लगी थीं और बाकी सब लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक बिमला के रसोई घर में आग लग जाती है। आग इतनी तेजी से फैलती है कि कोई मदद करने की हिम्मत नहीं करता। तभी शकुंतला अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद जाती है और बिमला को बचा लेती है, लेकिन उसे गंभीर चोटें लगती हैं और तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। तू ठीक है ना बिमला? तुझे कोई चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर दे शकुंतला। मुरली की झूठी बातों में आकर मैंने तेरी दोस्ती पर शक किया और आज तूने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई। मुरली जैसे इंसान की बातों पर भरोसा करके तूने हमारी 20 साल की दोस्ती पर शक किया। यही बात मुझे सबसे ज्यादा दुख देती है। मुरली तो जरूर भाग गया होगा, हमें उसे ढूंढकर सजा दिलानी होगी। बिमला की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। वो अपनी गलती समझकर पछताती है और शकुंतला से माफी मांगती है। दोनों ये निर्णय लेती हैं कि वो कोलकाता नहीं जाएंगी, बल्कि गांव में ही रहकर अपना होटल साथ मिलकर चलाएंगी। उनकी जिंदगी में फिर से पहले जैसी सुख शांति लौट आती है।